ठीक है। लास्ट चैप्टर है पड़ोसी भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव। वैश्वीकरण का दौर है जहां भौगोलिक परिसीमाएं धीरे धीरे अर्थहीन होती जा रही हैं, मतलब भौगोलिक परिसीमा का कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है। इतने सारे बॉर्डर लाइन होने के बावजूद भी इस देश का व्यापार उस देश के साथ, इस देश के लोग उस देश में, उस देश के लोग इस देश में चलते फिरते रहते हैं। हमारा कल्चर उनके यहाँ, उनके कल्चर हमारे यहाँ। बाजार सबके लिए सबका खुला हुआ है, सब अपना व्यापार व्यवसाय सब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब कोई कुछ कर रहा है। चलो, विकासशील विश्व के देशों के लिए ये आवश्यक है कि वे अपने पड़ोसी देशों द्वारा अपनाई जा रही विकास की रणनीतियों को समझें। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि वो विश्व बाजार में सीमित आर्थिक हिस्सेदारी करते हैं। इस इकाई में हम भारत के विकास अनुभवों की तुलना इसके दो महत्वपूर्ण निर्णायक पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ करेंगे, देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान के आर्थिक मानव विकास सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्ति को हम समझ सकेंगे। विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुंचने हेतु इन देशों द्वारा अपनाई गई नई उन नीतियों का मूल्यांकन भी कर सकेंगे जिन्हें इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनाया था। ठीक है। जैसे भारत में क्या है ना, एक स्टेटमेंट के साथ शुरुआत होती है इसकी। भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार, आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाए। जॉन एफ कैनेडी महोदय का एक कथन है। ठीक है। पिछली इकाई में हमने भारत के अनेक विकास अनुभवों का विस्तार से अध्ययन किया। हमने ये भी अध्ययन किया था कि भारत ने किस प्रकार की नीतियां अपनाई, उनके विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। पहले हमने बहुत सारी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी विशेषता, उसके महत्व, उसका उद्देश्य, उसकी कमियां, सारी चीजें हम देख चुके हैं। पिछले लगभग 2 दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्राय सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन ला दिए। पिछले 2 दशकों से बात है तो मतलब ये है करीब 90 के दशक से के बाद वाली बात चल रही है। और करीब तो 90 के दशक में क्या हुआ था, हमारे यहाँ एलपीजी की शुरुआत हुई थी, है ना। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा है। ठीक है। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे। इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय वैश्विक समूहों का निर्माण भी करते रहे। कई सारे क्षेत्रीय और वैश्विक समूह का निर्माण हुआ, जैसे आप देखेंगे सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8, G20, ये सारे देश। ठीक है। इन सब का ये सब समूह हैं। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया, फिलहाल इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्ति कमजोरी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे, बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर रहे थे। ठीक है। विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे का मतलब क्या है? विकसित देश अगर वो अपने सामान को उतारते हैं किसी विकासशील देश के मार्केट में, तो जाहिर सी बात है उनका जो सामान होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा, सस्ता भी होगा, बढ़िया होगा, हो सकता है। अब हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तकनीकी कुशलता इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो हमारे जो सामान होंगे, हमारे जो उत्पाद होंगे, उनकी क्वालिटी उनके तुलना में उतनी अच्छी क्वालिटी ही नहीं हो पाएंगे। सस्ता तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि मेहनत लग रही भाई। इसके अलावा अपने पड़ोसी देशों के अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक थी, क्योंकि क्षेत्र की सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थी। इसमें हम भारत और उसके 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीतियों की तुलना करेंगे। लेकिन यह याद रखना होगा कि भौतिक साधन संपन्नता संबंधी समानताओं के बावजूद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 50 से भी अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्षता, अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था, पाकिस्तान की सत्तावादी सैन्यवादी राजनीतिक संरचना या चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई समानता नहीं है। चीन की कैसी अर्थव्यवस्था है? निर्देशित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इसकी सत्तावादी भी रही, सैन्यवादी भी रही राजनीति।
विकास पथ एक चित्रांकन है। क्या आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान, चीन की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएं हैं? तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय पर चलना शुरू किया। इनमें जो समानताएं दिख रही हैं वो विकास पथ पर चलने का समय जो था वो सेम था तीनों देशों का। भारत पाकिस्तान 47 में स्वतंत्र हुए। चीन गणराज्य की स्थापना हुई 1949 में। उस समय पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना, नई शक्ति के प्रतीक हैं जो एशिया के देशों में साकार रूप ग्रहण कर रहे हैं। तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियां तैयार करना शुरू किया था। भारत ने 51 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। पाकिस्तान ने 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, जिसे मध्यकालिक विकास योजना भी कहा जाता है। पाकिस्तान की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी मध्यकालिक विकास योजना। चीन ने क्या किया, 53 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की और 2013 में पाकिस्तान ने 11वीं पंचवर्षीय विकास योजना 2013 से 18 पर कार्य शुरू किया, जबकि चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2016 से 20 के बीच में। भारत की वर्तमान योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 17 के बीच में, उस पर आधारित थी। मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित विकास नीति अपनाई जाती थी। कब तक? 2017 तक। उसके बाद क्या हुआ? योजना आयोग नहीं रहा, अब बन गया नीति आयोग, है ना। तो 2017 तक ये पंचवर्षीय योजनाएं रही हमारे यहाँ। भारत पाकिस्तान ने समान नीतियां अपनाई, जैसे बृहद सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन किया। भारत और पाकिस्तान में क्या समानता रही, समान नीतियां रही? बृहद सार्वजनिक क्षेत्र का सृजन, सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय। 80 के दशक तक तीनों देशों की समृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय समान थी। 80 के दशक तक तीनों देशों में ये सारी चीजें भी समान है, प्रति व्यक्ति आय और देश के समृद्धि दर। एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों के ऐतिहासिक पथ की जानकारी ले लेते हैं। पिछली 3 इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हम अब यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कौन सी नीतियां अपनाता रहा। चीन की बात करेंगे सबसे पहले। एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र, उद्यम, भूमि जिनका स्वामित्व संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। एक ही पार्टी की सरकार रही है चीन में हमेशा से। हमने पॉलिटी वाले में भी पढ़ा है कि चीन में एक बड़ी पार्टी है, उसी की सरकार रहती है। किसी दूसरी छोटी पार्टी को चुनाव लड़ना होता है तो उसको उस बड़ी पार्टी से जाके परमिशन लेना पड़ता है, और उसको परमिशन इस शर्त पर मिलती है कि चुनाव जीतने के बाद वो छोटी पार्टी उस बड़ी पार्टी का साथ देगी। ये हमने पॉलिटी में पढ़ रखा है। यहाँ पर भी एक ही सत्ता का शासन चल रहा है, और उस सत्ता के शासन ने क्या किया है, जो अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उद्यम है, भूमि है, उन सब का स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, उन सबको उन्होंने क्या किया, सरकारी नियंत्रण में ले लिया है। 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए क्या है, कब शुरू किया गया था भाई। इसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1998 में चीन सरकार द्वारा चलाया गया, और इसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए। कम्यून पद्धति क्या थी? कम्यून पद्धति का मतलब है लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। ठीक है। 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। इन्होंने जो नीति अपनाई, लीप फॉरवर्ड की नीति 1998 में, उसमें ये अनिवार्य कर दिया गया कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जितने जितने मकान हैं, सबको अपने घर के पिछले वाले हिस्से में एक उद्योग स्थापित करना है। ये चीज। दूसरी चीज, इन्होंने एक कम्यून पद्धति की शुरुआत की। कम्यून कम्युनिटी से बना हुआ, बात समझे, कम्युनिटी से निकला हुआ एक शब्द है, और कम्यून का मतलब है कि सामूहिक रूप से खेती करना। सामुदायिक कृषि आप सुने होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, इस पूरे एरिया में जितने लोगों का खेत है, किसी का कुछ ज्यादा होगा, किसी का कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन क्या करना है, इस पूरे क्षेत्र में कोई एक विशेष फसल का उत्पादन किया जा सकता है सबकी सहमति के साथ। GLF
ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में अनेक समस्याएं, कई सारी समस्याएं भी थी इसमें। जैसे भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। 30 मिलियन लोग मारे गए। जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ, तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया, जिन्हें औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था। ठीक है, ये सारी समस्याएं आई, चीन और रूस का संघर्ष शुरू होता है। रसिया क्या करता है, अपने लोगों को बुला लेता है, उनको जो विशेषज्ञ थे। 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया, 66 से 76 के बीच में। किसने किया था? माओ। छात्रों विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने, अध्ययन करने के लिए भेजा गया। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति किसने शुरू की है? माओ ने शुरू की। कब शुरू की भाई? 66 से 76 के बीच में। क्या किया जाता था इसमें? इसमें छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने, अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक समृद्धि हो रही है, उसकी जड़ें 1978 में लागू किए गए सुधारों में खोजी जा सकती है। चीन में सुधार चरण में शुरू हुआ किया गया। चीन में सुधार चरणों में शुरू हुआ, एक एक चरण करके। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार, निवेश क्षेत्रों में सुधार हुए। तो प्रारंभिक चरण में क्या क्या रहे? कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार हुआ। जैसे कृषि क्षेत्र में कम्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया गया। कम्यून भूमि को छोटे छोटे भूखंड में बांट दिया गया और जिन्हें अलग अलग परिवारों को आवंटित किया गया, प्रयोग के लिए, न कि स्वामित्व के लिए। जो दिया गया था, कम्यून पद्धति को तोड़कर जो जमीनें अलॉट की गई थी लोगों को, परिवारों को, वो इसके लिए नहीं की गई थी भैया आपके स्वामित्व में है, इसलिए दी गई थी ताकि आप उसका यूज कर सकें। मतलब अभी भी चीन में भूमि का स्वामित्व व्यक्ति के पास नहीं था, सरकार के ही पास में रहा। बात समझे? अभी भी यही हाल है। वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे। मतलब उसका यूज करते, उत्पादन करते, जो भी इनकम होती लोग अपने पास रखते, कोई दिक्कत नहीं है। कि जिनको भी जमीनें अलॉट की गई थी वो अपना उत्पादन कर सकते थे। उससे वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। को वो स्वामित्व के लिए नहीं दी गई, सिर्फ प्रयोग के लिए दी गई थी। प्रयोग करने के बाद उत्पादन करे, उत्पादन अपना जो भी उनका इनकम होता है वो सब अपने पास रख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जमीन का जो मालिकाना हक था वो व्यक्ति के पास नहीं होकर वो सरकार के पास ही रहा है अभी भी। ठीक है। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। सामान्य नगरीय और ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्र की उन फर्मों को वस्तुएं उत्पादित करने की अनुमति थी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। सबके पास नहीं थी अनुमति। ठीक है, उन्हीं फर्मों को सिर्फ दिया गया था कि जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। इस अब अवस्था में उद्यमों को जिन पर सरकार का स्वामित्व था, जिन्हें राज्य के उद्यम एओई एसओई के नाम से जाना जाता है और जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ठीक है। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू हुई। दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति मतलब क्या था? दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति क्या होती है? कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। कैसे? किसानों और औद्योगिक इकाइयों से अपेक्षा की जाती थी वह सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों और निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे तथा शेष वस्तुएं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थीं। एक कीमत सरकार निर्धारित कर रही, भाई इस बेस पर आपको खरीदना भी है, आपको बेचना भी है। एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा इन्होंने जो तरीका बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित एक मात्रा है, इस मात्रा से अधिक ना तो कोई खरीद सकता था ना तो कोई बेच सकता था। भारत में भी ये रहा है, मात्राओं का निर्धारण किया गया था भारत में भी, है ना। कोई जब निर्यात करने का चाहता था, निर्यात करना चाहता था, तो उसको उसके लिए एक लिमिट तय कर दी गई थी, इससे ज़्यादा आप निर्यात नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप आयात नहीं कर सकते। यहाँ भी वही था। गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुओं आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया उत्पादन में वृद्धि भी होती चली गई, साथ ही साथ बाजार में बेची खरीदी गई वस्तु आगत के अनुपात में भी वृद्धि
होती चली गई थी। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? पाकिस्तान। सर। पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए आप ये देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं हैं। पाकिस्तान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। 50-60 के दशकों के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार के नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया। उद्योगों पर आधारित आयात प्रतिस्थापन अपने यहाँ भी था। ये उद्योगों पर आधारित आयात प्रतिस्थापन हमारे यहाँ भी था। निर्यात संवर्धन आयात प्रतिस्थापन नीति। उक्त नीति में उपभोक्ता क्या करते थे? वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना, प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण करना शामिल था। ये जो नीति रही है, ये उपरोक्त जो नीति रही है, इसमें क्या किया जाता था? उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना, पहली चीज। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण करना शामिल था। ठीक है। हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ। चुनिंदा क्षेत्रों की आधारित पाकिस्तान में भी हरित क्रांति आई थी, याद रखना। चुनिंदा क्षेत्रों के आधारित संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भी अंततोगत्वा वृद्धि हुई। ठीक है। हरित क्रांति यंत्रीकरण का दौर। हरित क्रांति क्या था? यंत्रीकरण का दौर था। इससे क्या हुआ? आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई। फिर क्या हुआ? खाद्यान्नों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, मतलब ये है लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, है ना। लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होने लगेंगी। रोजगार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार देना पड़ेगा, तभी उत्पादन बढ़ सकता है। परचेजिंग पावर पैरिटी भी लोगों की धीरे धीरे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके कारण कृषि भूमि संबंधित संरचना में भी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ। 70 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद पाकिस्तान 1970-80 के दशकों के अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी, जब अराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था। 70-80 के दशक में इसने अपनी उस नीति को बदल दिया जिसमें राष्ट्रीयकरण का मामला था। अब सरकार ने कहा कि कोई राष्ट्रीयकरण का मामला कुछ नहीं भाई, और राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाएंगे और हम निजीकरण को बढ़ावा देना चाहेंगे। तो पाकिस्तान ने ये कदम उठाया अपने विकास को लेकर। 70 और 80 के दशक की बात है ये। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। मध्य पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला। जो प्रवासी जाते थे मध्य पूर्व क्षेत्र में, उनसे भी इनको पाकिस्तान को पैसा मिलना शुरू हुआ। साथ ही साथ जो पश्चिमी देश हुआ करते थे, पश्चिमी देश मतलब पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश भी बहुत सारे हैं उसमें, तो इन सब की तरफ से पाकिस्तान को पैसा भी दिया गया कि आप अपना विकास करो, विकास करो। इससे देश की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्र को और भी प्रोत्साहन प्रदान किए। इन सब के कारण नए निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया। 88 में देश में सुधार शुरू हुए। चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद अब हम भारत, चीन, पाकिस्तान कुछ विकास संकेतकों की तुलना भी कर लेंगे। ये दोनों देश, चीन और पाकिस्तान, दोनों किस तरीके से अपने विकास का रास्ता तैयार किए थे, कैसे वो अपने विकास के रास्ते पर चले, किन नीतियों का पालन किया, कौन सी नीति उनकी अच्छी रही, कौन सी नीति गड़बड़ हुई, क्या क्या विकास के पैतरे उन्होंने देखे, उन सब के बारे में हमने देख लिया अभी। अब यहाँ पे कुछ संकेतक की बात करें। कुछ विकास संकेतक हैं, जैसे एक इसमें से जनांकीय संकेतक है। यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पाएंगे इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा है चीनी। 6 में से पहला व्यक्ति है भारतीय, दूसरा व्यक्ति है चीन वाला। हम भारत में कुछ जनांकीय संकेतक की तुलना करेंगे। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है, वो चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग 10वां हिस्सा है। यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है। आज की बात नहीं, उस समय की बात है। तथापि इसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। 10.1 में दिखाया गया कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक रही है। उसके बाद भारत और चीन का नंबर आता है। विद्वानों का मानना है कि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मुख्य कारण था कि 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति लागू की गई थी। चीन में जो जनसंख्या वृद्धि बहुत कम रही है, उसका मूल कारण यही माना जाता है कि वहां पर एक संतान की बात हुई थी। भाई एक ही संतान है, लड़के की डिमांड ज्यादा है सबके यहाँ, सब लड़का ही चाहेगा।
तो हमारे दो हैं तो चलो थोड़ी संभावना है एक लड़का एक लड़की हो जाएगा, अगर एक ही है तो सब यही चाहेगा कि लड़का हो जाए तो ठीक रहेगा। बात समझे? लिंगानुपात में कमी आएगी, बिल्कुल आएगी, कन्फर्म है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिंगानुपात में कमी आई, प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं का जो अनुपात है उसमें कमी आई। परंतु सारणी से पता चलेगा कि तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम था, पूर्वाग्रह से युक्त था। में पूर्वाग्रह का क्या मतलब है? ठीक है, सॉरी। आजकल तीनों देश की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय भी कर रहे हैं। एक संतान नीति और उसे लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी थे। उदाहरण के लिए कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की संख्या का जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण चीन को प्रत्येक दंपति को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पड़ी। एक बच्चा की अनुमति है। तो ये चीजें रही भाई। फिर चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है। देखो प्रजनन दर होती क्या वैसे, हमने पढ़ाया है फिलहाल आप लोगों को। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है अंशु कुमारी? प्रति 1000 पुरुषों पर जितने अरे तुम अब बोलना मत, तुम्हारा सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रक। घरेलू उत्पाद और क्षेत्रक चीन के बारे में विश्व में बहुत चर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद उस समय के हिसाब से वही बता 22.5 ट्रिलियन, विश्व में दूसरे स्थान पर। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 9.3 ट्रिलियन और पाकिस्तान का जीडीपी है 1.1 ट्रिलियन डॉलर। भारत के जीडीपी के लगभग 11% है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 41% उस समय के हिसाब से है। जब अनेक विकसित देश 5% तक की समृद्धि दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तब चीन एक ऐसा देश था जो 1980 के दौरान से भी अधिक, लगभग इसकी दोगुनी समृद्धि बनाए रखने में समर्थ था। एक चीन ऐसा देश रहा है। ठीक है, ये भी देखना है कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था। 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था, है ना। और 80 के दशक का क्या मतलब है? चीन की समृद्धि दोहरे अंकों में थी, भारत सबसे नीचे था। चीन की समृद्धि दोहरे अंक का मतलब क्या है? 10 सॉरी 10 से 99, ये क्या है? दोहरा अंक है। ठीक है, 1 से जो सॉरी 0 से 9 तक का ये सिंगल अंक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2015 से 17 के दशक में पाकिस्तान और चीन की समृद्धि दरों में मामूली गिरावट आई, जबकि भारत में विकास दर में मामूली वृद्धि। कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 88 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया राजनीतिक अस्थिरता इस लंबी अवधि में प्रवृत्ति का मुख्य कारण रहा है। हम अगले अनुच्छेद में इसके बारे में और अधिक अध्ययन करें कि किस क्षेत्र ने इन प्रवृत्तियों में योगदान दिया। सबसे पहले ये देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कैसे करते हैं। ठीक है ना। पिछले खंड में बताया गया था कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा, उस समय की बात है कि उनके यहाँ नगरीय लोग ज़्यादा हैं हमारे अपेक्षा। चीन में स्थलाकृति जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, मतलब कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। आज हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था यही बात कि जो समतल भूमि है वो कुल भूमि का मात्र 15% ही है उनके पास उपलब्ध, है ना। बाकी सब पर्वत, पठार, मरुस्थल इन सब क्षेत्रों में शामिल है। ठीक है, चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40% है। मतलब अगर भारत में 100 एकड़ में खेती होती है तो वहाँ पे 40 एकड़ में ही खेती हो पाती है। ये भारत और चीन का रेशियो है। 80 के दशक तक चीन में 80% से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। 1980 के दशक की बात है। और उस समय भी भारत में क्या था? भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर उस समय भी नहीं थी। ठीक है, उस समय से सरकार ने लोगों को कृषि कार्य त्यागने, हस्तशिल्प, वाणिज्य, परिवहन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये वही दशक है जब चीन में जो माओ सरकार थी, माओ सरकार ने क्या किया था? अपने मतलब घरों के पीछे, इसी में हमने पढ़ा था, अपने घर के पीछे वाले हिस्से में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था प्रत्येक परिवार को। ये हमने कल ही पढ़ लिया था, इसी दौर की बात थी वो। ठीक है,
1819 में 27% श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में सकल वर्धित मूल्य में 7% में योगदान दिया। भारत पाकिस्तान में जीडीपी के लिए कृषि का योगदान 16 और 24% था। भारत में उस समय 16%, पाकिस्तान में 24%। वर्तमान में भारत में क्या हिस्सेदारी है कृषि की जीडीपी में? करीब 17 से 18%। यही हिस्सेदारी है आज भी। लेकिन इस क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है। भारत में कितने प्रतिशत श्रमिक हैं? आज के समय में देखा जाए तो 50 से 55% कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं देश की जनसंख्या। पाकिस्तान में लगभग 41% लोग कृषि कार्य करते हैं, जबकि भारत में 43% उत्पादन रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी ये दर्शाती है कि पाकिस्तान की 24% श्रम शक्ति उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि सकल वर्धित मूल्य का केवल 19% उत्पादन के बराबर है। मतलब इतना सारा, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं उत्पादन के उसमें मामले में, विनिर्माण के क्षेत्र में, फिर भी उसका योगदान कितना है? मात्र 19%। भारत में उद्योग श्रम शक्ति 25% है। सकल वर्धित मूल्य 30% के बराबर माल का उत्पादन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये उस दौर की बात है कि मतलब जो श्रम शक्ति है भारत में कम है इस क्षेत्र में लगी हुई, लेकिन उत्पादन के मामले में देखा जाए तो जितने लगे हुए हैं उससे ज्यादा का उत्पादन हो रहा है। चीन में उद्योगों का सकल वर्धित मूल्य 41% योगदान है, जबकि 28% श्रम शक्ति ही उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं। उस समय उनका 41% योगदान है, 28% लोग लगे पड़े हैं। विकास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान इन देशों ने सबसे पहले रोजगार, कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सेवाओं की ओर परिवर्तित कर दिया। भारत के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। भारत ने भी क्या किया है? बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, है ना, नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से। फायदा ये हुआ कि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान हुआ करता था वो घट गया, जबकि उसका द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में बढ़ गया। फिर भी उसका परिणाम इतना अच्छा नहीं रहा कि श्रम शक्ति के मामले में खास करके, कि रोजगार इतना सारा देश के विनिर्माण क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ने जीडीपी में चाहे जितना अपना योगदान में वृद्धि कर ली है, जिस स्पीड से उसने वृद्धि की है योगदान देने में, उस स्पीड में रोजगार देने में वृद्धि नहीं करे हैं ये दोनों, है ना। रोजगार सृजन की क्षमता इनमें उतनी सारी नहीं रही। यही रीजन रहा है कि कृषि का योगदान घट गया, लेकिन आज भी आप देखेंगे रोजगार के मामले में कृषि सबसे आगे है। कितना है? करीब 50 से 55% कृषि जो है रोजगार दे रही लोगों को, है ना। जीबीए में उद्योगों का योगदान भारत में 30%, पाकिस्तान में 19%, जिससे यहाँ सीधे सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है। कौन? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि पाकिस्तान भारत और चीन के अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है। कौन भेज रहा है? पाकिस्तान। सेवा क्षेत्र में पाकिस्तान अपने श्रमिकों को ज़्यादा तेजी से भेज रहा है। और 80 के दशक में देखा जाए तो भारत, चीन और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितने हैं? 17%, 12%, 27% श्रम बल कार्यरत हैं। मतलब पहला नंबर था उस समय चीन का, दूसरे पर भारत था, तीसरे पर पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र की ओर धकेलने के का काम जिसने किया, जिस देश ने किया है, वो है पाकिस्तान। बात समझ रहे हैं? 2019 में ये बढ़कर हो गया 32%, भारत का, चीन का हुआ 46 और इसका हो गया 35%। मतलब तेजी से बढ़ा पाकिस्तान, देख सकते हैं आप। इसमें पाकिस्तान का योगदान 35 हो गया, हमसे 3% आगे है। पिछले 5 दशकों में तीनों ही देशों में कृषि क्षेत्र, जिसमें उक्त तीनों देशों के श्रमबल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, तीनों में ही कृषि क्षेत्र में श्रमबल सबसे अधिक रहा है कि समृद्धि में कमी आई है। चीन में तो 80 के दशक में 2 अंक की समृद्धि दर बनी रही, लेकिन हाल के वर्षों में गिरावट के संकेत हैं, किंतु भारत और पाकिस्तान में इसमें गिरावट आई है। चीन 14% पर बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन 14 से 18 में 7.1% की दर से बढ़ा है। 80-90 के दौरान इसकी वृद्धि दर भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन की सकारात्मक और बढ़ती हुई वृद्धि रही है। ठीक है, भारत की बात की है, सकारात्मक और बढ़ती हुई वृद्धि रही है। ठीक है, मतलब चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या है? 80 के दशक में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। भारत की समृद्धि जो है सेवा क्षेत्र से हुई है। पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई।
इस 80 के दशक में, ठीक है, 80 से 90 के बीच में। यहाँ पे इन्होंने एक आंकड़ा दे रखा 2015 से 18 के बीच में, इन्होंने एक संकेतक दे रखे हैं। एचडीआई के आधार पर भारत का 129वां रैंक है, आप देख सकते हैं। चीन का है 85वां और पाकिस्तान 152वें नंबर पर रहा है। मानव विकास सूचकांक मूल्य देखें तो 647 रहा है। पाकिस्तान का चीन का रहा है 0.758 और पाकिस्तान का रहा है 0.560, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने एक आंकड़ा दे रखा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें 15 से 18 के बीच में, तो भारत में 69.4 वर्ष रहा है, चीन में रहा 76.7 और 67.1 रहा है पाकिस्तान में। 15 से 18 के दौरान का ये आंकड़ा है, ठीक है। मानव विकास के संकेतक की बात करेंगे। निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेतक के महत्व अनेक विकसित विकासशील देशों की स्थिति के विषय में पढ़ा होगा। हम देखें कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव विकास के चुनिंदा संकेतकों में कैसा निष्पादन हुआ है। 10.5 दर्शाती है कि चीन भारत और पाकिस्तान से आगे है। चीन जो है भारत पाकिस्तान से आगे ही है। ये बात अनेक संकेतकों के विषय में सही भी है, चाहे वो आय संकेतक की बात हो, मतलब प्रति व्यक्ति जीडीपी, या निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात, या फिर स्वास्थ्य संकेतक जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा या फिर कुपोषण का मामला रहा। हर क्षेत्र में आप देखेंगे चीन जो है भारत और पाकिस्तान की अपेक्षा अच्छी स्थिति में नजर आता है। पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे रहा है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। 15 से 18 के दौरान की बात है, ये कम करने में आगे रहा है। स्वच्छता के मामलों में इसका निष्पादन भारत से बेहतर रहा है, 15 से 18 के दौरान की बात है। लेकिन ये दोनों देश महिलाओं को मातृ मृत्यु से बचा पाने में असफल रहे हैं और चीन में प्रति 1 लाख जन पर केवल 27 महिलाओं की मृत्यु होती, जबकि भारत और पाकिस्तान में यह 178 और 174 बना हुआ है आज भी, ठीक है। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों देश उत्तम पेय जल स्रोत उपलब्ध भी करा रहे हैं। तीनों देश उत्तम पेय जल स्रोत उपलब्ध करा रहे हैं। आप ये भी देखेंगे $3.20 प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दर के नीचे के लोगों का अनुपात भारत में तीनों देशों से अधिक गरीब व्यक्ति है, ठीक है। आप ये भी स्वयं ज्ञात कीजिए कि अंतर क्यों है। परंतु ऐसे प्रश्नों पर विचार करने, निर्णय लेते समय हमें मानवीय विकास संकेतकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से संबंधित एक समस्या पर ध्यान देना होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण है परंतु पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ये जो हमने देखा है, महिलाओं के मृत्यु दर का मामला, जीवन प्रत्याशा का मामला, स्वच्छता का मामला, मृत्यु दर, साक्षरता का मामला और कुपोषण का मामला, ये जो भी मामले हमने देख रखे हैं, ये सब मामले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। इनके साथ ही स्वतंत्रता संकेतकों की भी आवश्यकता है। स्वतंत्रता संकेतक का मतलब क्या है भाई? तो स्वतंत्रता संकेतक की भी जरूरत पड़ेगी। तो सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेतक को इसके माप के रूप में जोड़ दिया गया है। किसको जोड़ा गया है? सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा के संकेतक को माप के रूप में जोड़ दिया गया है। किसके माप के रूप में? मानव विकास के माप के रूप में। परंतु इसे किसी अतिरिक्त मानवीय विकास सूचक की रचना में महत्व नहीं दिया गया है और किसी भी मानवीय विकास सूचक की रचना में महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है। इन सबको लेकिन ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता स्वतंत्रता को। ऐसे कुछ स्पष्ट स्वतंत्रता सेवक संकेतक इनमें अभी तक जोड़े नहीं गए। जैसे कौन कौन से संकेतक हैं? स्वतंत्रता के नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा तथा विधि सम्मत शासन, ये सारी चीजें अभी तक लागू नहीं की गई। बात समझे? इन्हें और कुछ उपायों को सूची में शामिल किए बिना, इन्हें महत्व दिए बिना मानव विकास सूचक का निर्माण अधूरा रहेगा। इसकी उपादेयता भी सीमित होगी। इन्हें और कुछ उपायों को सूची में शामिल किए बिना, इन्हें महत्व दिए बिना मानव विकास का निर्माण अधूरा रहेगा। इसकी उपादेयता भी सीमित होगी। जब तक इनको महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। विकास नीतियों का एक मूल्यांकन। सामान्यतः देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीति को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन और सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो मार्गदर्शन सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है विकास नीतियों को। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा भी जा सकता है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं और विफलताओं के मूल कारणों को समझें, ठीक है। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रम लागू होने के पश्चात ऐसा विशेष रूप से देखा जा सकता है। अपने पड़ोसी देश की आर्थिक सफलता से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी सफलता और विफलता के मूल कारणों को समझें।
तो सीखना चाहिए भाई। ये भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीति के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद भी करें। हमें भी उस चरण से सीखना चाहिए, उन्होंने जो कृषि में विकास किया उनका फायदा उसको क्यों नहीं मिला, क्या कमी रह गई थी उनके कृषि के विकास वाले मामले में, हमें वो वाला काम नहीं करना है। इस चरण से चरणों को भी हमें समझना होगा सही ढंग से, फिर हमें चरणों को लागू तो करना है लेकिन उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि हमारे यहाँ वो गलतियां ना होने पाए। ठीक है, अंतर करना चाहिए, विभेद भी करना चाहिए। विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। आइए सुधार कार्यक्रमों के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में हुआ 1978, पाकिस्तान में 1988 में, भारत में हुआ 1991 में। तीनों के जो सुधार कार्यक्रम हुए हैं अलग अलग समय पर हुए हैं। सुधार से पहले, सुधार के पश्चात अवधि में उनकी उपलब्धि और विफलता का संक्षिप्त मूल्यांकन भी कर लेते हैं। पहले और बाद में क्या क्या चीजें हुई थी। चीन ने संरचनात्मक सुधार को 78 में क्यों शुरू किया। चीन को इन्हें प्रारंभ करने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई बाध्यता नहीं थी जैसा कि भारत और पाकिस्तान को थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि भारत ने सुधार कार्यक्रम जो लागू किया 1991 में, उसके पास समस्या आके खड़ी हो गई थी कि भाई उसके पास भुगतान के लिए पेमेंट नहीं, पैसा नहीं था उसके पास, तो भारत के सामने ऐसी शर्तें रखी गई। लेकिन चीन के पास ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसके सामने विश्व बैंक ने या IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। ठीक है। चीन के तत्कालीन नए नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक समृद्धि, चीन में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, विदेश प्रौद्योगिकी, उत्पाद पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल भी रहा। तो व्यापक भूमि सुधार, सामुदायिकरण, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अन्य पहलों के बाद भी 78 में प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था जितना 50 के दशक के मध्य में था। इन्होंने कई सारे कार्यक्रम लागू किए थे चीन ने, उनके बावजूद भी 78 में उतना उत्पादन नहीं हो पाया जितना 50 के दशक में हुआ करता था। यह भी देखा गया शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में आधारित संरचना की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप भूमि सुधार, दीर्घकालिक विकेंद्रीकृत योजना, लघु उद्योगों में सुधार, उत्तर अवधि में सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ था। सुधारों के प्रारंभ होने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार भी हो चुका था। कम्यून व्यवस्था के बारे में हम कल बात कर चुके थे। यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में भी बात कर चुके हैं हम, सामुदायिकरण की बात कर चुके हैं, जो कम्यून वाली बात कर रहे हैं, कम्यून व्यवस्था की, उन सब पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। कम्यून व्यवस्था क्या थी भाई? कम्यून व्यवस्था का मतलब है सामुदायिक कृषि, है ना, यही था ना कम्यून व्यवस्था। कम्यून व्यवस्था का खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण वितरण था। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रत्येक सुधार के पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उसे व्यापक पैमाने पर लागू किया गया। विकेंद्रीकृत शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लागतों की सफलता विफलता का आकलन किया जा सका। उदाहरण के लिए जब छोटे छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बन गए। हमने क्या बताया था? कम्यून व्यवस्था के बाद एक ऐसी व्यवस्था भी लाई गई क्योंकि किसी को भी मालिकाना जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिया गया था, लेकिन सरकार ने सभी को जमीनें प्रदान की थी खेती बाड़ी करने के लिए, अपना उत्पादन करने के लिए, है ना, अपना उत्पादन करके वो लोग कमाते थे, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक किसका था? सरकार का ही हुआ करता था। ये बात हम बताए थे। इससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, लोगों की स्थिति में सुधार आया भी। ठीक है, समृद्ध भी बने। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण उद्योगों के अपूर्व विकास की स्थिति बनी। ग्रामीण उद्योग की अपूर्व स्थिति आगे और सुधारों के लिए मजबूत आधार बनाया गया। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं। चीन में सुधारों के कारण किस प्रकार तीव्र समृद्धि हुई थी। चीन में एक समृद्धि का मामला ये भी रहा है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जो उद्योग लगाने की बात हुई थी, चीन में ही ये नीति चलाई गई थी, उसने भी यहाँ की समृद्धि को तीव्रता प्रदान की थी। ठीक है, विद्वान ये भी तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई। जो सुधार प्रक्रियाएं अपनाई गई पाकिस्तान में, उससे गिरावट ही आई। पिछले खंड में देखा था कि 80 को दशक की तुलना में जीडीपी और क्षेत्र घटकों की समृद्धि दर 90 के दशक में कम हो गई। यद्यपि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आंकड़े बहुत सकारात्मक रहे हैं। सब कुछ में गिरावट आई थी, फिर भी वहां पे जो गरीबी के आंकड़े देखे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें अभी भी ये सकारात्मक रूप से बरकरार है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करने वाले ये संकेत देते कि वहां निर्धनता बढ़ रही है। 60 के दशक में निर्धनों का अनुपात 40 था, 80 के दशक में गिरकर 25% हो गया। ये आंकड़ा रहा पाकिस्तान का। हाल के दशकों में पुनः फिर से बढ़ने लग गया।
विद्वानों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर की कमी, निर्धनता के पुनः आविर्भाव के कारण बताए। क्या कारण रहे, ये ध्यान रखो। और निर्धनता के पुनः आविर्भाव का कारण क्या था? कृषि समृद्धि, खाद्य पूर्ति, तकनीकी परिवर्तन, संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित ना होकर अच्छी फसल पर आधारित था। ठीक है, कृषि समृद्धि जो खाद्य पूर्ति थी वो तकनीकी परिवर्तन, संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित ना होकर किस पर था? अच्छी फसल पर आधारित था। जब फसल अच्छी होती थी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती थी, फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक भी नकारात्मक प्रवृत्तियां दर्शाते थे। ठीक है ना। दूसरा क्या बताया कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक से उधार भी लेना पड़ा था। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक होती है और ये जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है। यदि कोई देश अपने विनिर्मित उत्पादों के धारणीय निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ है तो उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब निर्यात करके ही हम क्या कर सकते हैं, निर्यात करके या एफडीआई का बुला करके अपने अपने देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करके हम क्या कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं, निर्यात करके खास करके, है ना। या फिर हमारे यहाँ से लोग बाहर कमाने जाते हैं, उस वजह से हम विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्य पूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय प्रेषण, अति अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यातों से प्राप्त हुई। एक ओर विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाई भी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ तो ये हो रहा था कि सब लोग निर्भरता बरकरार रख रहे हैं विदेशी मुद्रा पर, दूसरी तरफ ऋणों को चुकाने में समस्या भी इनके आ रही है। ठीक है, ये सारी चिंताएं थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान अपनी आर्थिक वृद्धि को वापस प्राप्त करने बनाए रखने में सफल हुआ है। वार्षिक योजना 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार 17-18 सकल घरेलू उत्पाद 5.5 था, जो कि पिछले दशकों की तुलना में सबसे अधिक है। जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक रहा, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास दर 4.9 और 6.2% रहा। कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक स्थिर और सकारात्मक रुझान की ओर इशारा भी कर रहे हैं, सकारात्मक रुझान बताते हैं ये लोग। ठीक है, निष्कर्ष देखें, तीनों मतलब भारत, पाकिस्तान और चीन, तीनों के अर्थव्यवस्था में विकास का जो एक मॉडल रहा है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही रहा है, लेकिन किसी के भी आर्थिक विकास की योजनाओं में कुछ कमियां रही हैं, किसी में कुछ अच्छाइयां रही हैं। कुछ ने क्या किया, उन्होंने एक पे एक नए नए करते करते उन्होंने नए से नए प्रयोग करते चले गए और उनके आधार पर उन्होंने अपनी आर्थिक समृद्धि को मजबूत कर लिया। लेकिन वहीं पर एक से एक नए नए करते करते लोगों ने क्या किया, अपनी आर्थिक समृद्धि को कम कर दिया। ठीक है, ये कारण रहे हैं। तीनों की तुलना करने पर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, जबकि आप देखेंगे ना, चीन में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए विकास को लेकर, है ना, भारत के मुकाबले या पाकिस्तान के मुकाबले। चीन आज के समय में देखेंगे ना, आर्थिक समृद्धि के मामले में बहुत ऊपर है। भारत और पाकिस्तान देखेंगे उसके मुकाबले बहुत नीचे दिखेंगे। अपने पड़ोसी देशों के विकास अनुभव में हमें क्या सीख मिलती? भारत, पाकिस्तान, चीन की लगभग 7 दशकों से लंबी विकास यात्रा रही है। उनको अलग अलग परिणाम भी प्राप्त हुए। 70 के दशक के उत्तरार्ध में तीनों का ही विकास स्तर निम्न था। 70 के दशक के उत्तरार्ध मतलब 70 दशक के बाद वाली बात है। पिछले 3 दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग अलग रहा। लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा है और अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। भारत के अनेक भागों में आधारिक संरचना का अभाव है, ये आपको याद रखना चाहिए, आज भी है। भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले 1/4 से भी अधिक जनसंख्या का रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है। विद्वानों का मत है कि राजनीतिक अस्थिरता, प्रेषण, विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि क्षेत्र का अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण रहे हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। इतनी उठापटक भारत में नहीं रही है ना, राजनीतिक अस्थिरता भारत में कभी ऐसा सैन्य शासन नहीं आया है भारत में। पिछले 3 वर्षों में कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक सकारात्मक ऊंची विकास दर दर्शा रहे हैं, जो आर्थिक पुनरुत्थान को सूचित कर रहे हैं। चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, चीन में क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव है। मानव अधिकारों पर उसके निहितार्थ चिंता के मूल विषय भी हैं। फिर भी अंतिम 4 दशकों में से इसने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया और निर्धनता निवारण के साथ साथ समृद्धि के स्तर को बढ़ाने में भी सफल रहा है। ठीक है, इसने अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोया नहीं है। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास हो रहा है, वहां चीन ने बाजार व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के सृजन के लिए किया।
हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर रहे हैं। बाकी चीन ने क्या किया था, चीन ने ऐसा कुछ कोई कदम नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि सामाजिक, वो सब काम तो ठीक था, उसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के लिए के सृजन के लिए भी काम किए थे। ठीक है। सामुदायिक भूस्वामित्व को कायम कर रखते हुए, सामुदायिक भूस्वामित्व वहां पे अभी भी बरकरार रहा है। लोगों को भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। मालिकाना हक नहीं दिया है, याद रखना है। सामुदायिक कृषि रही है, भूमि पर कृषि की अनुमति भी दे दी लोगों को, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक किसी को नहीं दिया गया है चीन में। उससे भी क्या हुआ, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। भाई इनकम जनरेट होने लग गई लोगों के पास, है ना, लोगों के पास पैसा आने लग गया, खाने पीने के साधन उपलब्ध हो गए, तो इस वजह से उनके स्थिति में भी सुधार हो गया। ठीक है ना। चीन में सुधार से पहले ही सामाजिक आधार संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम हुए हैं।